कक्षा 10 में बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक कक्षा 10 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ हल कराए जा रहे हैं। अध्याय 1 में पहला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। इसमें है उपरोक्त सभी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था भी बदलती है, रंग भी बदलता है और तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए उपरोक्त सभी इसमें सही है। अगला, यदि मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है, तो इसका असही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए यह बी सही है, ऊष्मा छेपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें आंसर है एलपीजी का दहन, क्योंकि एलपीजी गैस पूर्ण रूप से जल जाती है और इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो ये H2O में हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो ये अनुपात आएगा 2:1। इसमें अगला क्वेश्चन, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह काला पड़ जाता है, क्यों। क्योंकि इसमें पहला असही है, सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। सातवां, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। तो यह अभिक्रिया इसका द सही है, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें वियोजन हो जाता है। आठवां क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है उनमें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ होती हैं, और यदि ऊष्मा निकलती है तो वहाँ ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। तो इसमें सही है स ऊष्मा शोषी। नौवां प्रश्न, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें ब वाला सही है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन 10वां, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना क्या कहलाता है। तो इसमें है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में खाद्य पदार्थ टूट जाते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। अगला क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें दिया है, जब हम तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसमें है बर्फ़ का पिघलना, जो बर्फ़ के पिघलने से जल बन जाता है और जल को ठंडा करने पर बर्फ़ दोबारा से प्राप्त होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अगला 13वां क्वेश्चन, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम। ये अक्रिय धातुएं हैं, तो ये केवल एक्वारेजिया में गलती हैं। एक्वारेजिया अर्थात अम्लराज, इस अम्लराज में सभी धातुएं गल जाती हैं। अगला क्वेश्चन 14वां, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ 14 का बस सही है, अभिकारक। अब रिक्त स्थान दिए गए हैं। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस, तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इसमें पॉप ध्वनि से जलती है। अगला, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन डॉट 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 कहलाता है। तो ये अपचयन कहलाता है, अपचयन। तो भोजन का दहन अपचयन कहलाएगा, और लंबे समय तक
सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण, इसमें आएगा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता अर्थात उनकी गंध विकृत हो जाती है। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में H2 तथा O2 का ह्रास ... अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें है अपचयन। अपचयन। अगला, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, CaCO3 बनने के कारण। अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, इसका भी वही है, CaCO3। अगला, बिना बुझे चूने का सूत्र, तो बिना बुझे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब इसके बाद अगले पाठ के प्रश्न कर रहे हैं। अध्याय 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? इसका ब सही है, खाने का सोडा। इसके बाद अगला, पाचन के समय आमाशक पाचय रसों का pH मान होता है। तो आमाशय में HCl अम्ल होता है, चूँकि अम्ल है इसीलिए इसका pH मान 7 से कम होगा। तो इसका आंसर है 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? इसका द सही है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। चौथा क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा, इसका आंसर सही है, टार्टरिक अम्ल। पांचवा क्वेश्चन, अपच का उपचार। तो अपच के उपचार के लिए जो औषधि प्रयोग में लाते हैं उसको कहते हैं एंटासिड। अगला, छठवां क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसका आंसर ब सही है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला, सातवां क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। जब ये क्षारीय है लवण, तो इसमें ये देखेंगे कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है। तो इसमें प्रबल क्षारक होगा, तो ये केवल डी में ये दिया है प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल होगा, तब ये क्षारीय लवण बनेगा। यदि अम्लीय लवण होता तो फिर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक होता। अगला क्वेश्चन, आठवां, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें द सही है, इनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। नौवां क्वेश्चन, pH स्केल की परास है, तो इसमें ब सही है, 0 से 14। अब अगले पाठ के, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हैं। तो सबसे पहले दिया है व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। दूसरा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो इसमें नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल अर्थात H2O का निर्माण होता है। तीसरा, कैल्शियम फॉस्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो इसकी रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है, तो इसका आंसर है क्षारीय। अगला, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीयता या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में किन पदार्थों का उपयोग होता है?
तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का उपयोग होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH प्लस क्लोरीन माने Cl2, इन दोनों का उपयोग होता है। 7वां क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सूत्र MgOH2। इसके बाद रिक्त स्थान सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया गया है पहला, शाकीय पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है। तो ये इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। दूसरा, कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग होता है। तो जब कठोर जल को मृदु करते हैं तो वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। इसमें आएगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अगला, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। तो ये होता है 5.6 से कम। इसमें भरा जाएगा 5.6 से कम। अगला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम। तो ये इसको NaHCO3 कहते हैं और इसका सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो बेकरी उद्योग में उपयोग में आता है, बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, सिरके में उपस्थित अम्ल होता है। तो सिरके में एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ये अम्ल उसमें उपस्थित होता है सिरके में। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं। अर्थात चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसका होता है? तो ये होता है CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सभी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारकी, तब यह डॉट डॉट रंग का होता है। तो तब यह बैंगनी रंग का होता है। तो इसमें उत्तर आएगा बैंगनी। 10वां क्वेश्चन, जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है तो जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं, तो उसे लवण कहते हैं। तो इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में लवण। अब सही जोड़ी मिलानी है। इसमें हम देख रहे हैं किस जोड़ी में कौन सा आएगा। सबसे पहले दिया है खट्टा दूध, दही, अर्थात दही में क्या पाया जाता है? तो ये जोड़ी है बिल्कुल सामने ही, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद चींटी के डंक, तो चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद नींबू के रस का pH मान, तो नींबू का रस अम्लीय होता है इसीलिए इसका pH मान 7 से कम होगा, तो इसमें जोड़ेंगे 7 से कम। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है इसीलिए इसका pH मान 7 से अधिक वाले से जुड़ेगा जी। और लास्ट बचा क्षारक, तो ये जल में घुलनशील, क्योंकि क्षारक जल में घुल जाते हैं। इसके बाद अगला पाठ देख रहे हैं, अध्याय 3 धातु और अधातु। इसमें पहला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसमें आएगा चमकहीनता। धातुओं में चमक होती है किंतु यह कहता है चमकहीनता अर्थात चमक नहीं होती, इसीलिए ये गलत है, ये गुण प्रदर्शित नहीं होगा और सब होंगे।
दूसरा, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, तो इसका कारण है। तो इसका कारण होता है इसमें सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, क्योंकि जब इनको छोड़ेंगे खुला तो इससे बन जाएगा सिल्वर सल्फाइड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में चमक होती है? तो ये आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन में चमक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी माने जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों के गुण हों, तो ये धातु होती है एल्यूमिनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवश्य होता है? पारद अर्थात पारा, सूत्र है इसका, संकेत है Hg। तो इसमें अमलगम, अमलगम में हमेशा पारा होता है। छठवां क्वेश्चन, कौन सी अधातु द्रव होती है? तो ये ब्रोमीन है इसका आंसर। अधातु हमेशा द्रव होती है, वो ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? अम्ल हमेशा धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसमें आएगा हाइड्रोजन। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसका बाद केवल पारा होता है, Hg, पारा या Hg, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। अगला, दो धातुओं के नाम लिखो जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो ये अत्यंत क्रियाशील धातुएं होती हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में सोडियम और कॉमा पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद अगला, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? इसमें जो अनुपात पाया जाता है वो अनुपात होता है 3:1। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो ये गलनांक क्वथनांक उच्च होने के कारण उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। तो इसीलिए आकर्षण बल अत्यधिक होना, आकर्षण बल अधिक होना, अत्यधिक होना, अधिक होना, उनके अणुओं के बीच या उनके आयनों के बीच जो बल होता है वो अधिक होता है। अगला, अमलगम किसे कहते हैं? तो अमलगम हमेशा पारे की मिश्र धातु होती है, अर्थात उसमें पारा अवश्य होता है। तो अमलगम किसे कहते हैं? पारे की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अगला, यशद लेपन किसे कहते हैं? तो यशद लेपन कहते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसको यशद लेपन कहते हैं। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, मिश्र धातु ... का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो मिश्र धातु का नाम होता है सोल्डर। सोल्डर ये सोल्डिंग के काम आता है, अर्थात वेल्डिंग के काम आता है। अगला, दूसरा क्वेश्चन, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की परत चढ़ जाती है, जिसे ... कहते हैं। तो इसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे
खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। तो यह हरा पदार्थ कॉपर ऑक्साइड होता है, CuO। अगला, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ... कहते हैं, इसे कहते हैं मिश्र धातु। जब समांगी मिश्रण होता है धातुओं का तो यह कहलाता है मिश्र धातु। अब 5वां क्वेश्चन, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। इसके बाद जोड़ियाँ मिलाना है, तो इसमें दिया है पहला सभी धातुएं, तो इसमें पहले का दिया है तो सभी धातुएं धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, तो पहले का इसमें दिया है ई। अगला एनोडीकरण, तो दूसरे का एल्यूमिनियम। तीसरा सोडियम, तो सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में, तो इसका ब। इसके बाद कार्बन अधातु, तो ये कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, तो इसमें लिख देंगे ये अपर रूपता से जो जुड़ेगा। और लास्ट में धातु, तो धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। इसके बाद अगला देख रहे हैं पाठ अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। इसमें कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा। अब 5वां प्रश्न, 5वां अध्याय है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी है, तो इसका आंसर है कैल्शियम। दूसरा, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसमें इसका सही है बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीफ ने उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर है, जो कोई मौसले ने बनाई है। अगला इसमें तीसरा कौन सा कथन सत्य है, तो ये इसमें स है 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जो समूह कहलाते हैं। चौथा दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है, तो जैसा मैंने अभी बताया उनको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, तो इसमें है 4 का असही। अब इसमें 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये कथन इसमें असत्य है। अब हम लिख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं माने इधर से चल रहे हैं, इधर इसकी तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, तो इसमें आएगा बढ़ती है, पहले में लिखेंगे बढ़ती आएगा। इसके बाद अगला उत्कृष्ट गैसों का पता देर में चला क्योंकि यह अक्रिय होती हैं, किसी से क्रिया नहीं कर पाती हैं, इसीलिए इनका पता देर से चला है। अगला तीसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में ... समूह होते हैं, तो इसमें 18 समूह होते हैं, इसमें भरेंगे 18। चौथा, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र, तो ये सूत्र होता है 2n²। अगला, आवर्त में बाएं से दाएं, अब ये इधर से चल रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, तो इसमें लिखेंगे घटती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अब एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है, तो इसमें तत्व का नाम है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 होता है। अगला, किस तत्व में पहले कोश से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तत्व का नाम है कार्बन, C, नाम इसको कहते हैं कार्बन। अगला, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया, तो अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं न्यूलैंड,
इन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। अगला चौथा, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम, तो डोबे रायनर त्रिक नियम किया था, डोबे रायनर, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अगला आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं, के आवर्त फलन होते हैं। इसको हम कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। अब इसके बाद अध्याय 6 जैव प्रक्रम, इसमें दिया है वसा को वसी अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है। तो इसमें आंसर है सही लाइपेज स। इसके बाद श्वसन की प्रक्रिया में होता है। श्वसन की प्रक्रिया जब होती है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो श्वसन, तो इसमें अंदर लेते हम ऑक्सीजन गैस को और इसका कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है, और दूसरा होता है इसमें हमारे में जो दिया गया है, इसमें दिया गया है, तो इसमें 5वां क्वेश्चन है, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण ... भाग में होता है। तो इसमें है परांकुर। इसके बाद अगला, जैसे जैसे शरीर के सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, किशोरावस्था की इस अवधि को कहा जाता है। तो जो किशोरावस्था की ये अवधि है, इसको कहते हैं यौवनारंभ। यौवनारंभ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण ... होता है। तो ये शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। इसके बाद मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। अगला, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन आरंभ के लक्षणों का नियंत्रण ... हार्मोन करता है। तो ये हार्मोन करता है टेस्टारोन। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टेस्टोरेन। अगला, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण ... नामक संरचना से प्राप्त होता है। ये संरचना कहलाती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, मानव में वृषण का एक कार्य लिखिए। तो ये वृषण होता है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें आ जाएगा शुक्राणुओं का निर्माण। अगला, गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। तो एक विधि आ जाएगी इसमें कॉपर्टी। फिर इसमें पूछ रहा है एक विषाणु जनित रोग का नाम। कोई ऐसा रोग जो विषाणुओं से पैदा होता है, अर्थात वायरस से। तो HIV। तो इसमें HIV आ जाएगा। अब हम अगले पाठ पे बढ़ रहे हैं। अगला पाठ है पाठ 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें पहला प्रश्न दिया है, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था।
तो इसमें सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसके बाद दूसरा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण हमेशा गुणसूत्रों द्वारा होता है, तो इसमें आएगा तीसरा क्वेश्चन, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाला संयोजन। तो स्त्रियों में XX होते हैं, यदि कोई मनुष्य की बात करता है तो उसमें XY होते हैं, पुरुष में XY होते हैं और स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं। अगला चौथा, मेंडल के प्रयोगों में वे जीव जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं प्रभावी जीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक ही जोड़ी होते हैं, और तो सभी XX होते हैं, केवल एक बचता है, वो होता है XY। अब इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो पहला दिया है, मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो अलिंगी की संख्या होती है 44 और कुल होते हैं 46, तो अलिंगी हो गई 44। इसके बाद अगला, मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या, तो लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, टोटल 46 होते हैं, इसमें 44 अलिंगी और 2 लैंगिक। अगला क्वेश्चन, शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है, तो ये गुणसूत्र में पाया जाता है DNA, इसमें उत्तर लिखेंगे गुणसूत्र। अगला, जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, तो इसमें भी वही उत्तर है, गुणसूत्र, ये भी गुणसूत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त हों, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त हों, प्रथम पीढ़ी में व्यक्त हों, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब अगला चैप्टर देख रहे हैं, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसमें आंसर है मिट्टी, क्योंकि जल, कांच और प्लास्टिक पारदर्शी होती है, तो इनसे लेंस बन सकता है, लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं होती, इससे लेंस नहीं बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा है, तो वस्तु कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को रखेंगे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो ये अनंत वाला फोकस दूरी अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। अगला, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमारी ये मोटरसाइकिल में, बस में, इन सब में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो जैसा अभी बताया, फोकस दूरी भी अनंत होती है और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। अगला, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F बराबर होता है R/2। F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब, इसमें लिखेंगे, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा क्वेश्चन, डॉट 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 में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो इसमें लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके बाद अगला, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होना चाहिए, जब 1 से कम होगा तो छोटा बनता है प्रतिबिंब, इसलिए आवर्धन हमेशा 1 से कम होना चाहिए। अगला, वस्तुओं को हम डॉट 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 की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो इसमें हम भरेंगे प्रकाश, क्योंकि जब प्रकाश होता है तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला है, सही जोड़ी बनाइए, तो ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला दिया है इसमें डायोप्टर,
तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसमें आएगा लेंस की क्षमता। दूसरा उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस इस टाइप का होता है, तो ये किनारों पे पतला है और बीच में मोटा है, तो इसको मिलाएंगे ए से। इसके बाद अगला अवतल लेंस की क्षमता, तो जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसमें डी। इसके बाद अगला समतल दर्पण, जैसा हमें पता है कि जो अपना चेहरा समतल दर्पण में ही देखते हैं, तो ये इसका सी, चेहरा देखने के लिए। इसके बाद एक सरल रेखी पथ, तो ये प्रकाश की किरण होती है वो सरल रेखा में चलती है, इसीलिए उसका पथ सरल रेखी होता है। और छठवां परावर्तक पृष्ठ गोली, तो ये गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। अब इसके बाद रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो ये क्रिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद दूसरा दर्पण सूत्र लिखिए, तो ये दर्पण का जो सूत्र है वो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ये दर्पण सूत्र है। इसके बाद अगला उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, अर्थात जिसमें सीधा भी बने और बड़ा भी बने, तो वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक आपतित किरण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने का? तो वो भी 30 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि हमेशा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद अगला चैप्टर कर रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है इंद्रधनुष बनने का कारण, तो इसमें वर्ण विक्षेपण, क्योंकि 7 रंगों में प्रकाश की किरण विभाजित हो जाती है वर्षा की बूंदों से, तब इंद्रधनुष बनता है, तो इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। दूसरा प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं, तो 7 रंगों का समूह कहलाता है स्पेक्ट्रम। इसके बाद आकाश में नीले रंग का कारण, इसमें है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि जब प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है तो आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन जब वायुमंडल नहीं हो तो फिर काला दिखता है आकाश। जैसे चंद्रमा से देखेंगे तो काले रंग का दिखेगा, या हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो वायुमंडल होने के कारण आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। चौथा, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, इसमें भी प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। 5वां क्वेश्चन, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण, तो ये कहलाता है 5 में अ प्रिज्म कोण कहलाता है। इसके बाद 6वां, वर्ण विक्षेपण होता है, तो ये वर्ण विक्षेपण हमेशा प्रिज्म से ही होता है, प्रिज्म उसको 7 रंगों में किसी भी प्रकाश की किरण को विभाजित कर देता है। अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग का कारण है, तो जो आकाश में नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो असही है। इसके बाद 8वां, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, तो 8 का ब रेटिना। 9वां, दूरदृष्टि दोष के लिए, तो दूर में 2 शब्द हैं तो 3 शब्द वाला लेंस, तो उत्तल लेंस, दूरदृष्टि का निवारण के लिए उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित है, तो ये भी उत्तल लेंस, मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस होता है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है प्रिज्म द्वारा ... रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो इसमें लिखेंगे बैंगनी। हमेशा जो प्रिज्म से ये किरण ऐसे चलती है तो 7 भागों में विभाजित होगी, नीचे की तरफ ये बैंगनी रंग होता है और ऊपर होता है लाल, तो इसलिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हो जाता है, इसमें भरेंगे बैंगनी। इसके बाद अगला, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है,
जिसे डॉट 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 कहते हैं, तो जिसे कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। अगला, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का बहुत छोटा हो जाना। इसमें भरेंगे बहुत छोटा। और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तब यह दूरदृष्टि कारण बन जाता है। अगला चौथा, आँख के रंगीन भाग को डॉट 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 कहते हैं, इसे कहते हैं आइरिस। आँख का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। अगला, मानव नेत्र का डॉट 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 नेत्रदान में दान किया जाता है, तो ये कॉर्निया किया जाता है नेत्रदान में, इसमें लिखेंगे कॉर्निया। अगला, आँख के बीच के छिद्र को कहते हैं, आँख के बीच के छिद्र को कहते हैं प्यूपिल, प्यूपिल। अब सही जोड़िए। इसमें पहला दिया है नेत्र रोग, अर्थात इसमें ये देख रहे हैं नेत्र में रोग, तो पहले का आएगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना, आँखों से धुंधला दिखेगा तो उसको कहेंगे नेत्र रोग। दूसरा दिया है टिंडल प्रभाव, तो ये इसका ए है, घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। अगला, आकाश का नीला रंग, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन अभी भी आया था। अगला, तारों का टिमटिमाना, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जिससे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में इंद्रधनुष बन जाता है। इसके बाद अगला, इसमें दिया है कम प्रकाश में कौन सा ओम का नियम नहीं है, तो इसमें है b²/I बराबर नियतांक। दूसरा क्वेश्चन, अमीटर को सदा कैसे संयोजित किया जाता है, तो इसमें श्रेणी क्रम में। अगला, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 5 वाट और 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान है, तो इसमें हम इसको हल कर रहे हैं, सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। तो इसमें 50 में 250 का भाग दे लेंगे, तो जब इसको काटेंगे 0 से 0, 5 एकम 5, 1/5, तो 0.2 एम्पियर पहला आएगा। इसके बाद अगला दिया है, यदि विभवांतर को वोल्ट में और धारा को एम्पियर में मापा जाए तो इसमें वोल्ट एम्पियर, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। अगला, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति में 740 वाट होते हैं, तो इसमें छठवें का अ। अगला दिया है विभवांतर मापने का यंत्र है, तो जो विभवांतर को हम वोल्टमीटर की सहायता से नापते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, इसमें आएगा अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। दूसरा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, क्योंकि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, प्रतिरोध 0 होने पर यह कोई भी धारा स्वयं नहीं लेता है। अगला, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ डॉट 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 क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जो कि सुरक्षा का कार्य करता है। अगला, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को डॉट डॉट डॉट, तो सेलों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिससे अधिक विभवांतर प्राप्त हो जाता है। पांचवा दिया है प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़ने पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो धारा के मान में, इसमें भरेंगे धारा या विद्युत धारा। और घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में, इनमें से कोई ना कोई रिक्त स्थान अवश्य परीक्षा में आता है। इसके बाद अगला, अध्याय 13 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। पहला दिया है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान, इसमें स बहुत अधिक बढ़ा हुआ। अगला, समान चुंबकीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, अलग अलग होंगे तो आकर्षित करेंगे।
और एक जैसे हैं अर्थात समान हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। अगला, चुंबकीय रेखाएं होती हैं तो ये बंद वक्र होती हैं, हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। अगला, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो ये स्थायी चुंबक इस्पात अर्थात स्टील के बनाए जाते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें आएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद अगला दिया है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसमें लिखेंगे सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जब दोनों होते हैं तो उसे सदिश कहते हैं, और यदि केवल परिमाण होता है तो फिर उसे अदिश कहते हैं। इसके बाद अगला पाठ है 14 ऊर्जा के स्रोत। इसमें केवल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद अगला है 15वां पाठ हमारा पर्यावरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो इसमें घास, पुष्प तथा चमड़ा, फलों के छिलके। तो इसमें पहला तो दिया है घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा इसमें फलों के छिलके, केक एवं नींबू रस। और इसके बाद लकड़ी एवं केक, लकड़ी और घास। तो ये इसमें सही है। अगला दूसरे में पूछ रहा है, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें घास, मछली और बकरी। तो घास को मछली खाती है और मछली को बकरी खाती है, किंतु ये और सही नहीं है, क्योंकि घास को गेहूँ नहीं खा सकता। इसी प्रकार बकरी को गाय नहीं खा सकती है। और ब में दिया है, घास को बकरी नहीं खाती, या घास को बकरी तो खाएगी परंतु और बकरी को खाता है मनुष्य। तो ये वाला सही है, ब, द नहीं है सही। ब वाला पार्ट इसका सही है, क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खा जाता है। द इसका नहीं है सही, क्योंकि घास को मछली नहीं खाती है। अगला, किसी पारितंत्र के घटक हैं। तो इसमें दिया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है। वैसे भी पता है कि ज़्यादातर उपरोक्त सभी आता है। अगला, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं। तो ये प्रथम में आते हैं। पहले हरे पादप से स्टार्टिंग होती है, तो प्रथम पोषी स्तर है। अगला, एक पारतंत्र में मानव है। मानव सर्वाहारी है, जो शाकाहारी भी है, सब्जियां भी खाता है, और मांसाहारी, मांस को भी खाया जाता है। अगला, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ये सदैव सीधा होता है। इसके बाद रिक्त स्थान, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है। तो इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला दूसरा दिया है, इसमें विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, डॉट डॉट कहलाती है। तो ये कहलाती है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। अगला, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अपमार्जक। अपमार्जक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, वर्षा के पानी को एकत्रित करना और इसे उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसमें लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण। तो ये इसमें आएगा चौथे में। इसके बाद अगला, हरे पौधे डॉट 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 कहलाते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। यही भोजन का निर्माण करते हैं। लास्ट है इसमें, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण डॉट 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 प्रतिशत होता है। तो ये 10% होता है। इसके बाद
अगला अध्याय 16 लास्ट अध्याय है जी। इसमें पूछा गया है पहला ओटी, किस प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है। तो इसमें जो पहला है इसमें दिया है विद्युत, ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। मृदा अर्थात मिट्टी प्रकृति से प्राप्त है, जल प्रकृति से प्राप्त है, पवन है, किंतु विद्युत नहीं है। दूसरा, विश्व में सबसे तेज़ी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन, तो ये वन हो रहे हैं कम, इसमें वन सही है। अगला, प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो, तो 3 में ब सही है, प्रकृति का एक उपहार है, मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। चौथा, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने का मुख्य कारण, तो इसमें 4 में अधजलीय शवों को जल में प्रवाहित करना। इसके बाद 5वां है, गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। और अगला लास्ट दिया है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हुए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाएगा।